गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो तो वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। तो एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, Which two cities are connected by channel tunnel? तो जो चैनल टनल है उनसे कौन सी दो सिटीज कनेक्टेड हैं? लंदन विद बार्सिलोन, लंदन विद बर्लिन, लंदन विद पेरिस, लंदन विद रोम। तो इन चारों में से कौन सी ऐसी दो सिटीज हैं जो कनेक्टेड हैं? तो आपका आंसर है सी, लंदन विद पेरिस। ये दो सिटीज हैं जो कि चैनल टनल से कनेक्टेड हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मैच्ड करेक्टली? तो इसमें कुछ कंट्रीज दी हुई हैं और उनके ऑयल पोर्ट्स दिए हैं, तो कौन करेक्टली मैच कर रहा है वो हमें देखना है। टुनीजिया का ट्राइपोली, लेबनान का एस्किरिया, वेनेजुएला का मार्केबो, ओमान का एडन। तो ये चार कंट्रीज हैं और इसके ऑयल पोर्ट्स हैं। तो आप बताइए इनमें से कौन सा सही है? तो वेनेजुएला वाला सही है, बाकी ये गलत कॉम्बिनेशंस हैं। तो आपका आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following may be interpreted as a spontaneous effort to achieve a better balance between population and resources? माइग्रेशन, ग्रोथ रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट। इन चारों में से ऐसा कौन सा एफर्ट है जो स्पॉन्टेनियस है, जिसको करने से पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के बीच में एक बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है, बेटर बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है? तो इसका आंसर है माइग्रेशन। माइग्रेशन से पॉपुलेशन और रिसोर्सेज का बेटर बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। Which of the following features is related to the second stage of demographic transition? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का सेकेंड स्टेज कौन सी है? फर्टिलिटी एंड मोर्टैलिटी डिक्लाइन कंसिडरेबली, डिक्लाइन इन मोर्टैलिटी बट फर्टिलिटी रिमेन्स हाई। फर्टिलिटी और मोर्टैलिटी दोनों ही हाई हैं। फर्टिलिटी डिक्लाइन होती है लेकिन मोर्टैलिटी हाई होती है। तो इनमें से कौन सा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ऑफ थ्योरी का सेकेंड स्टेज है? तो इसका आंसर है डिक्लाइन इन मोर्टैलिटी बट फर्टिलिटी रिमेन्स हाई। ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। विच इज द मेजर एक्सपोर्ट ऑफ न्यू मैंगलोर पोर्ट्स? मेजर एक्सपोर्ट किसका होता है? तो कोल, आयरन ओर, कॉपर या माइका। तो जो मेजर एक्सपोर्ट होता है मैंगलोर पोर्ट से वो होता है आयरन ओर का। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ कांदला पोर्ट? Kandla port is the biggest port of the country. Its harbour is situated in Zawri estuary. It is situated at the head of the Gulf of Kutch. It is the oldest port of India. तो जो ये कांदला पोर्ट है ये बिगेस्ट नहीं है, पुराना भी नहीं है और ये जावरी स्टेट में भी सिचुएटेड नहीं है। ये हेड ऑफ द गल्फ ऑफ कच्छ में सिचुएटेड है। तो आपका आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं। अब हमें कुछ नेम ऑफ स्टेट्स और कोल माइनिंग सेंटर्स दिए हुए हैं। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। तेलंगाना और सिरंगिनी, महाराष्ट्र कोरबा, उड़ीसा तलचर, वेस्ट बंगाल रानीगंज। इनमें से इनकरेक्ट वाला मैच आपको बताना है। तो महाराष्ट्र और कोरबा ये इनकरेक्ट मैच है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लोकेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट फॉर द गिवन नेचुरल रिसोर्सेज रिजर्व इन इंडिया। मतलब अगर आप गुजरात से नॉर्थ ईस्ट तक जा रहे हैं तो आपको एक करेक्ट ऑर्डर लोकेशन वाइज बताना है नेचुरल गैस के रिजर्व्स के बारे में।
तो ये 4 ऑप्शंस आपको ऑर्डर वाइज दिए हुए हैं अगर आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करोगे। तो सबसे पहले में वो कह रहा है अंकलेश्वर, त्रिपुरा, जैसलमेर, कृष्ण गोदावरी बेसिन। इसमें फर्स्ट में त्रिपुरा कह रहा है, त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट में है, तो ये वाला तो बिल्कुल ही गलत है। सेकंड में अगर हम लास्ट में देखें तो ये जैसलमेर को लास्ट में कर रहा है, ये भी गलत है। इसमें ये भी गलत है। ये वाला आंसर बिल्कुल ठीक है, जैसलमेर, फिर अंकलेश्वर, फिर कृष्णा गोदावरी बेसिन और लास्ट में त्रिपुरा। वेस्ट से ईस्ट में जा रहे हैं, अगर हम ईस्ट से वेस्ट में जा रहे होते तो दूसरा ऑर्डर होता, लेकिन ये बी, सॉरी 8th क्वेश्चन का बी बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडस्ट्रियल टाउन्स ऑफ इंडिया? हुगली, सलीम, बिहालिया, जमशेदपुर, पुष्कर, उज्जैन, कोयम्बतूर, न्यू दिल्ली, इम्फिल, चंडीगढ़, मुंगसरई, शिलोंग। तो इनमें से आपको बताना है कि इंडस्ट्रियल टाउन कौन से हैं। तो आपका आंसर है हुगली, सलीम और भिलई। ये जो 3 हैं ये आपकी इंडस्ट्रियल टाउन है इंडिया के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट इन इंडिया? इनमें से कौन सा, अगर हम 4 में से देखें तो वो इंडिया के अर्बन सेटलमेंट से वो फीचर्स बिल्कुल सही बैठ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स वे ऑफ लाइफ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश गुड्स, नोड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकेंड पॉइंट है इंटीमिडेट सोशल रिलेशंस, मेनली प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, पीपल आर लेस मोबाइल। जब हम अर्बन सेंटर की बात कर रहे हैं और ये कह रहा है मेनली प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो ये गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमी मेनली बेस्ड ऑन प्राइमरी एक्टिविटीज, प्रोवाइड्स फूड्स, रॉ मटेरियल एंड सोशल रिलेशंस आर फॉर्मल। प्राइमरी एक्टिविटी का अर्बन सेंटर में मेनली वाली बात गलत है ये। प्रोवाइड्स वेराइटी ऑफ सर्विसेज, पुअर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, सोशल रिलेशंस आर इंटीमिडेट। और जो आपका फर्स्ट है कॉम्प्लेक्स वे ऑफ लाइफ, मैन्युफैक्चरिंग फिनिश गुड्स और नोड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये बिल्कुल ठीक है, ये नहीं। आपका आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस। तो सीक्वेंस है जनरेटिंग जियोथर्मल एनर्जी, तो उसके सीक्वेंस पे बात करनी है। फर्स्ट है, इट इज सो हॉट दैट व्हेन इट राइजेस टू द अर्थ सरफेस इट टर्न्स इनटू स्टीम। Groundwater in such areas where the geothermal gradient is high absorbs heat from rocks and becomes hot. पहले पॉइंट में वो कह रहे हैं कि वो इतना गर्म होता है कि जैसे ही वो अर्थ सरफेस पे आता है उसी वक्त वो भाप बन जाता है। सेकेंड में वो कह रहे हैं कि ग्राउंड वाटर जो इन एरियाज में है वो रॉक्स उनकी हीट एब्जॉर्ब करके खुद भी गर्म हो जाते हैं। थर्ड है, जो स्टीम है वो टर्बुलेंस और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी करने के लिए यूज की जाती है, जो यहाँ से भाप निकल रही है। जियोथर्मल एनर्जी एग्जिस्ट्स बिकॉज अर्थ पोजेसिवली हॉटर होती है। जब आप नीचे की तरफ अर्थ के अंदर की तरफ जाओगे कोर के एरिया में, तो आप देखोगे कि वहाँ अर्थ टेम्परेचर राइज होता जाता है। तो अगर हम करेक्ट सीक्वेंस की बात करें तो फर्स्ट ये है कि जियोथर्मल ग्रो पर्पस ही इसीलिए हम उसको एनर्जी जनरेट कर पा रहे हैं क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर हायर होता जा रहा है। सेकेंड पॉइंट है कि ग्राउंड वाटर में जो एरियाज हैं जहाँ पे जियोथर्मल ग्रेडियंट ज्यादा है वहां पे हीट रॉक्स एब्जॉर्ब करके गर्म हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है कि ये इतने गर्म होते हैं अर्थ सरफेस कि ये भाप बन जाते हैं जैसे ये अर्थ सरफेस पे आते हैं। और फिर फोर्थ है कि ये जो स्टीम होती है, इस जो स्टीम जो ये जियोथर्मल भाप से निकल रही है पिछले पॉइंट में, वो टर्बिनाइंस और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए यूज की जाती है। तो आपका आंसर होगा 4 2 1 3, 4 2 1 3। आपका आंसर है ए। इनके ऑर्डर्स ना बड़े ध्यान से देखना क्योंकि कभी कभी हम आंसर्स तो सही मार्क करते हैं बट यहाँ पे हम ये पैटर्न्स में थोड़ी सी ना गड़बड़ कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और आपको उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है।
The World Trade Organization, however, has been criticized and opposed by those who are worried about the efforts of free trade and economic globalization. वर्ल्ड ट्रेड को उन्होंने क्रिटिसाइज और उसके अगेंस्ट बोला है जो फ्री ट्रेड और इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को लेके वरिड है. सेकेंड पॉइंट है फ्री ट्रेड डज नॉट मेक ऑर्डिनरी पीपल्स लाइफ मोर प्रॉस्परस. तो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को वो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो कि फ्री ट्रेड और इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को लेके वरिड हैं. सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि फ्री ट्रेड एक आम इंसान की जिंदगी को और ज्यादा प्रॉस्परस नहीं बनाता. तो इसमें से कौन सी, क्या सिर्फ वन स्टेटमेंट सही है, दोनों सही हैं, और सेकेंड स्टेटमेंट करेक्टली रीजन है फर्स्ट का, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है या दोनों सही हैं बट वो रीजन नहीं है. तो आपका आंसर है कि बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 ये बिल्कुल सही हैं, क्योंकि फ्री ट्रेड डज नॉट मेक ऑर्डिनरी पीपल्स लाइफ मोर प्रॉस्परस, ये बात बिल्कुल ठीक है. दोनों स्टेटमेंट सही हैं और सेकंड स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है फर्स्ट स्टेटमेंट को, क्योंकि तभी वो क्रिटिसाइज और अपोज कर रहे हैं, क्योंकि फ्री ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन के बाद भी लोगों की जिंदगी तो प्रॉस्परस हो ही नहीं रही है. तो इसीलिए बोथ ए फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है और सेकंड बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रही है पहले को. अब ये असर्शन है सेटलमेंट्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स. वेरियस फिजिकल फैक्टर्स ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट्स पे अफेक्ट करते हैं. तो दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट सही है या दोनों सही हैं और एक्सप्लेन कर रही है कि नहीं कर रही है. तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि सेटलमेंट्स काफ़ी सारे तरीके की होती है और जो फिजिकल सेटलमेंट्स होती हैं वो हमारी ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट अफेक्ट होती है, अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट्स. लेकिन जो ये रीजन है ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि बात सिर्फ फिजिकल फैक्टर्स की हो रही है ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट में, टाइप्स ऑफ सेटलमेंट की तो बात नहीं हो रही है. तो इसीलिए बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, लेकिन सेकंड एक्सप्लेन नहीं कर पा रही फर्स्ट को. आगे बढ़ते हैं. Assertion है मेडिटेरेनियन regions have been inhabited from early period in history. बहुत पहले से मेडिटेरियन रीजन में लोग रह रहे हैं. प्लेन एरिया जो है वो फेवरेबल है प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप के लिए, और वहाँ पे प्लेन एरियाज में आप सड़कें भी बड़ी आराम से बना सकते हो और इंडस्ट्रीज भी अच्छे से सेटअप कर सकते हो. तो ये दोनों स्टेटमेंट्स, सिर्फ ये सही है assertion, सिर्फ रीजन सही है, दोनों सही हैं, लेकिन इसका रीजन सही है या नहीं है ये आपको देखना है. ये आप एक बार MCQ के जो ये ऑप्शन हैं ये आप एक बार देख लीजिए तो आपको कौन सा सही लग रहा है. तो स्टेटमेंट्स दोनों जो assertion और रीजन है वो दोनों सही हैं. मेडिटेरेनियन रीजन में बहुत पहले की हिस्ट्री से लोग रह रहे हैं, और जो प्लेन एरियाज है ये तो बहुत छोटे बच्चे को भी पता है कि ये अर्ली प्रोडक्शन, यहाँ पे आप प्रोडक्शन इजीली कर सकते हो, सड़क बनाना, इंडस्ट्रीज बनाना बहुत आसान होता है. पर ये प्लेन एरियाज की बात मेडिटेरेनियन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है इसको, तो इसीलिए बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट, लेकिन रीजन जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है assertion को. अब ये केस स्टडी दी हुई है, एक विलेज है रालेगन सिद्धि. ये एक स्मॉल विलेज है डिस्ट्रिक्ट ऑफ अहमदनगर महाराष्ट्र में. इट हैज बिकम एन एग्जाम्पल ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट, जो पूरी कंट्री में वाटरशेड डेवलपमेंट का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है ये विलेज. 1975 में ये विलेज में पावर्टी और इलिसिट लिकर ट्रेड के कारण ये जो कॉट अ वेब, यहाँ पे पूरा लोग इसी चीज में पावर्टी और इलिसिट लिकर का ट्रेड कर रहे थे. इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे एक रिटायर्ड आर्मी पर्सन थे जो यहाँ पे आए और वो इस विलेज में रहने लगे. उन्होंने वाटरशेड डेवलपमेंट का टास्क लिया. उन्होंने विलेजर्स को कन्विंस किया कि फैमिली प्लानिंग और वॉलेंट्री लेबर की इम्पोर्टेंस बताई. उन्होंने ओपन ग्रेजिंग जो करते थे उसको प्रिवेंट करने की कोशिश की, ट्रीज को, जो ये लोग फेलिंग ऑफ ट्रीज को प्रिवेंट किया, लिकर को प्रोहिबिट किया, अल्कोहल को. वॉलेंट्री लेबर इसीलिए नेसेसरी थी कि मिनिमम डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट.
फॉर फाइनेंशियल एड। जो काम भी कर रहे थे विलेज के बाहर, उन्होंने भी इस कमिटिंग अ मंथ सैलरी, उन्होंने एवरी ईयर जितना भी वो कमाएंगे उसमें से 1 मंथ की सैलरी देने का उन्होंने कमिट किया। काम शुरू हुआ, प्रोक्लेमेशन टैंक को कंस्ट्रक्ट किया गया 1975 में। टैंक वाटर को नहीं होल्ड कर पाया और वाटर लीक हो गया। लोगों ने आगे बढ़ के खुद से उसको रिपेयर किया। 7 वेल बिलो इट स्वेल्ड इनटू वाटर इन समर। फर्स्ट टाइम लिविंग मेमोरी ऑफ पीपल, लोगों के पास पानी था। इस पीपल रिपोज देयर फेथ इन हिम एंड हिज विजन। लोगों ने, जो वो रिटायर्ड आर्मी जनरल कर्नल थे, आर्मी जनरल थे, आर्मी पर्सन थे जो, उन्होंने, उनके ऊपर लोगों का फेथ जागा। एक यंग ग्रुप तरुण मंडल फॉर्म किया गया। ये ग्रुप जो भी डाउरी सिस्टम था उसके, जो सोशल इनजस्टिस हो रहा था उसके अगेंस्ट आवाज उठाते थे। डाउरी बैन थी, उस पे काम करना, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, इन सब पे वो ग्रुप काम करता था। लिकर डिस्टिलेशन यूनिट्स जो थी उनको हटाया गया और उन पे लिकर पे प्रोहिबिशन लगाया गया। ओपन ग्रेजिंग को कंप्लीटली बैन कर दिया गया और स्टॉल फीडिंग पे एम्फसाइज किया जाने लगा। कल्टीवेशन ऑफ वाटर इंटेंसिव क्रॉप जैसे शुगर केन को बैन किया गया। क्रॉप सच एज पल्सेस, ऑयल सीड्स और कुछ कैश क्रॉप्स जिनमें पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, उनको ग्रो करने को एनकरेज किया गया। लोकल बॉडी के इलेक्शंस हुए ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस एंड इट मेड कम्युनिटी लीडर्स कंप्लीट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। अ सिस्टम ऑफ न्याय पंचायत, जो कि एक न्याय पंचायत एक इनफॉर्मल कोर्ट होती है, ये सेटअप किए गए। उसके बाद से कोई भी केस रेफर टू द पुलिस नहीं हुआ। 22 लाख स्कूल बिल्डिंग्स, 22 लाख स्कूल बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड, मतलब 22 लाख रुपीस की एक स्कूल बिल्डिंग बनाई गई और लोकल विलेज के रिसोर्सेज से। कोई डोनेशन नहीं लिया गया था। अगर कहीं से मनी बोरो या ली गई तो वापस दे दी गई। विलेजर्स को प्राइड होती है कि वो सेल्फ रिलायंट हैं। नया जो सिस्टम है लेबर शेयर करने का वो ग्रू हुआ। प्राइड और वॉलेंट्री स्पिरिट, लोगों ने वॉलेंट्रली एक दूसरे की हेल्प करनी और एग्रीकल्चरल ऑपरेशन शुरू किए। जो लैंडलेस लेबरर्स थे उन्होंने भी, उनको एम्प्लॉयमेंट मिली क्योंकि एग्रीकल्चर ऑपरेशंस बढ़ने लगे, काम बढ़ने लगा। तो अगर अब हम क्वेश्चंस देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन ब्रॉट प्रॉस्पेरिटी। अगर हम विलेज की बात करें, रगन सिद्धि की, तो यहाँ पे कौन सा मेथड, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटरशेड डेवलपमेंट, ग्राउंड वाटर रिचार्ज या कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, तो इनमें से कौन सा मेथड था? तो ये बहुत क्लियरली इन्होंने लिखा है कि वाटरशेड डेवलपमेंट वाज द रीजन कि इस विलेज में पानी की जो समस्या थी वो खत्म हो गई। Which of the following measures were taken to increase democratic participation of village? स्कूल बनाया गया, लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ, लिकर प्रोहिबिशन या ऑल ऑफ दीज। तो जब डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन ऑफ विलेज की बात हो रही है तो अगर हम पॉजिटिव स्टेप्स आता क्वेश्चन तो आप सारे लिखते, लेकिन जब डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन तो वो लोकल बॉडी इलेक्शन की बात होगी। क्वेश्चन 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेड रिगन सिद्धि इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल एड? प्रोहिबिशन ऑफ लिकर, वॉलेंट्री लेबर, लोकल बॉडी इलेक्शन या एग्रीकल्चर। तो जो पहले गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट थे तो उस चीज में वॉलेंट्री लेबर एक मेथड यूज किया गया ताकि डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट फाइनेंशियल एड के लिए वो कम हो गई उसके बाद से। आगे बढ़ते हैं। अब ये सेक्शन बी है। अब इसमें हम देखेंगे कि ये पैसेज दिया हुआ है, इसमें भरमौर ट्राइबल एरिया जो कंप्राइजेज ऑफ भरमौर एंड होली तहसील्स ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश की कुछ जगहों की बात है। इसमें आपको ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको एक पैराग्राफ दिया है जो अभी हम रीड करेंगे और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये मैं डिस्कस करूंगी अभी आपके साथ। एंड कुछ मैप्स और ऑब्जर्वेशंस हैं। तो पहले पैराग्राफ रीड करते हैं ये वाला। It has been notified tribal areas since 21st November 1975. Bharmar is inhabited by गढ़ी। ये ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि इस डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिटी इन हिमालय रीजन में रहती है और वहाँ पे ट्रांसमिट्स और कन्वर्स थ्रू
गड़िलई डायलेक्ट, वहां से ये ट्रांसमिन्स को प्रैक्टिस करती है। भारमुल ट्राइबल रीजन जो है वहाँ का क्लाइमेट बहुत हार्श है, बहुत ठंड पड़ती है ऑब्वियसली हिमाचल वाले रीजन में ऊपर की तरफ, और रिसोर्सेज बहुत कम है, फ्रेजाइल एनवायरनमेंट होता है। इसके कारण इनकी सोसाइटी और इकोनॉमी ऑफ द रीजन भी इन फैक्टर्स पे इन्फ्लुएंस होती है। जब 2011 में सेंसस हुआ तो टोटल पॉपुलेशन जो भारमर की थी वो सब डिविजन 36,113 थी, दैट इज 21 पर्सन पर स्क्वायर। तो इट इज वन ऑफ द इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड रीजन में आता था ये। हिस्टोरिकली गढ़ीज ने एक्सपीरियंस किया कि जो ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल आइसोलेशन, बाकी जगहों से ये आइसोलेटेड थे और सोशली इकोनॉमिकली भी डिप्राइव्ड थे। इकोनॉमी इनकी जो इस एरिया के लार्जली एग्रीकल्चर बेस्ड थी और ये शीप और गोट रेयरिंग करते थे। प्रोसेस जो डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरिया ये 1970s में शुरू हुआ जब उनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स में इंक्लूड कर लिया गया। जो 5th 5-year प्लान आया ट्राइबल सब प्लान जो 1974 में इंट्रोड्यूस हुआ। भारमर वाज डिजाइन्ड एज वन ऑफ द 5 इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हिमाचल प्रदेश में। इस एरिया का डेवलपमेंट प्लान उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए और जो बाकी हिमाचल प्रदेश के लोग और जो भारमर के इस एरिया के लोग हैं उनके बीच में गैप जो क्रिएट हो गया उसको कवर करने के लिए इसकी कोशिश थी। ये प्लान हाईएस्ट प्रायोरिटी था कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर और बाकी सारी एक्टिविटीज की डेवलपमेंट हो, सोशल और कम्युनिटी सर्विसेज जो हैं उनकी भी डेवलपमेंट पे मेन फोकस था इस पूरे प्लान का। क्वेश्चन है, हाउ हैव गढ़ी ट्राइबल कम्युनिटी मेंटेन्ड अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी इन द हिमालयन रीजन। तो इसका आंसर जो मैंने लिखा है, गढ़ी ट्राइबल कम्युनिटीज हैव मेंटेन्ड अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी इन हिमालयन रीजन्स एज दे प्रैक्टिस ट्रांसह्यूमेंस एंड कन्वर्स थ्रू गाड़िलई डायलेक्ट। उन्होंने अपने डायलेक्ट को नहीं छोड़ा। तो सबसे बड़ी बात है, अगर आप अपनी भाषा को, अपने डायलेक्ट को कंटिन्यू कर रहे हो तो आपका कल्चर भी काफी हद तक, आइडेंटिटी जो है आपकी वो उन्होंने प्रिजर्व कर ली। अगला क्वेश्चन है, विच फैक्टर्स हैव इन्फ्लुएंस द सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ द रीजन टू रिमेन बैकवर्ड। जो ये बाकियों से, जो हिमाचल प्रदेश के बाकी जो रीजन के लोग थे उनसे जो ये बैकवर्ड रहे, उनकी क्या वजह थी। तो जो ये भारमोर ट्राइबल रीजन है इनके यहाँ का जो क्लाइमेट था, जहाँ ये रहते हैं, बहुत हार्श था, रिसोर्सेज बहुत कम थे और एनवायरनमेंट बहुत फ्रेजाइल था। तो ये फैक्टर्स ने उनकी सोसाइटी और इकोनॉमी इस रीजन की तो थी उसको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया और बाकियों से फिर ये सोशली डिप्राइव्ड रहे। Under the integrated tribal development project, which area were given highest priority? तो जब ये प्लान इंट्रोड्यूस किया गया तो हाईएस्ट प्रायोरिटी थी ट्रांसपोर्ट पे, कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर और इन एक्टिविटीज पे, सोशल और कम्युनिटी सर्विसेज पे। और आप इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो कि जो बाकी के हिमाचल प्रदेश के लोग थे उनमें और इनके बीच में जो एक गैप था उसको कवर करने में भी इनकी ये कोशिश थी। तो आगे बढ़ते हैं, ऑब्जर्व द गिवन मैप एंड आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन, आप ये मैप देख रहे हो, सेंट पीटरबर्ग से लेके वेल्दिवोस्टॉक तक ये जा रहा है, ए लाइन। अब आपको इसमें ये ए और बी मार्क करने होंगे। खैर अभी हम क्वेश्चंस देखते हैं पहले। ये एक रेलवे लाइन जो जा रही है इसका नाम क्या है और कंट्री जहां पे ये लाई करती है। तो मैं इसका आंसर यहीं लिख देती हूँ। ये जो रेलवे लाइन है इसका नाम है मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, खैर वो तो आपको अभी तक पता ही चल गया होगा, साइबेरियन रेलवे लाइन। और ये जिस कंट्री में है, इट लाइज इन एशियाटिक रशिया। ठीक है, तो ये फर्स्ट के ही दो आंसर्स हैं। नेम द स्टेशंस मार्क्ड ए एंड बी। तो जो ये ए और बी ये मार्क्ड हैं इनको आपको बताना है। तो एक बार देख लीजिए और सोच लीजिए, बिकॉज मैं तभी डिस्कस करूंगी आगे। तो ये ए है, ये है मॉस्को, और जो बी है ये है चीटा।
तो 2 रीजंस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 रीजंस ये रूट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इट हेल्प ओपनिंग अप एशिया का जो रीजन है टू वेस्ट यूरोपियन मार्केट। सेकेंड फैक्टर है कि जो ये चीता जो हमने मार्क किया है चिटा इज एन इम्पॉर्टेंट एग्रो सेंटर एंड इर्कटिश अ फर सेंटर जो कि कनेक्टिंग देम टू ओडिशा इन द साउथ, उस तक को कनेक्ट करता है, तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पूरा का पूरा रूट। अब ये क्वेश्चंस भी सेम है, लॉन्गेस्ट रूट वाला कैपिटल, नेम द कैपिटल सिटी एंड इम्पोर्टेंट एग्रो सेंटर, तो कैपिटल सिटी मॉस्को हो जाएगा और एग्रो सेंटर चिटा हो जाएगा। लॉन्गेस्ट रेलवे एशिया, ये भी यही है, ट्रांस साइबेरियन। आंसर यही है, बट क्योंकि ये विजुअली इम्पेयर्ड वाले हैं तो इसीलिए इसमें इमेज के अलावा का रेफरेंस दिया है। 2 रीजन इंपॉर्टेंट है, वो तो यही सेम आ जाएंगे, बाकी कैपिटल सिटी और एग्रो सेंटर ये चिता और ये मॉस्को हो जाएगा। और लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन ये ट्रांस साइबेरियन ही है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो एमसीक्यू बेस्ड थे, और इसमें हमने केस स्टडी भी की एक, और ये एक हमने मैप भी देखा जिसमें हमने रेलवे लाइन के कुछ पॉइंट्स भी हमें दिए हुए हैं। तो इसको आपको ए और बी की जगह ये सेंट पीटर्सबर्ग को और वेल्डिवोस्टॉक को भी हटा सकता है, इसलिए थोड़ा सा आइडिया रखना कि ये दोनों जगहें भी आपको मार्क करने को आ सकती हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अब ये कह रहा है, एक पॉलिटिकल मैप दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें आपको ये 5 प्लेसेस दी हुई हैं, ये आपको मार्क करनी है। तो इनमें हमें क्लूज दिए हुए हैं ऊपर, 1 मिनट ही कहाँ गया, ये रहा। तो अ शिपिंग कैनाल फर्स्ट है, और मैप पे चले अगर हम, तो ये रहा मैप, ये है अ शिपिंग कैनाल और ये यहाँ पे है ए, तो ये है पनामा कैनाल। सेकंड बी है यहाँ पे, और इसमें ऑप्शन है एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये है फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट। एन इंटरनेशनल सी पोर्ट, सी यहाँ है, ये इंटरनेशनल, तो ये है हांगकांग। पोर्ट डी यहाँ पे है और ई यहाँ है, ठीक है, अफ्रीका वाले में है। अब हम डी और ई मार्क कर लेते हैं। डी है, ये बड़ा मुश्किल हो रहा है, बार बार ढूंढने पड़ रहे हैं पॉइंट्स, मैप ऊपर होता तो बेटर रहता साथ में। डी है एन एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, तो इसका आंसर होगा डाउन्स, अ नोमैडिक हर्डिंग एरिया, सब सहारा या फिर सहारा डेजर्ट भी कह सकते हो आप इसको। लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका, तो इसका आंसर तो है ब्राजील। मेजर सी पोर्ट, ये देखना पड़ेगा जी कहाँ पे मार्क्ड है, यहाँ पे है, तो मेजर ये हो गया सिडनी पोर्ट, ठीक है। तो इसमें मैंने मार्क नहीं किए हैं, ए मार्क कर दिया था, बी क्या होगा इसका, बी था फ्रैंकफर्ट, और ए बी सी कर दिया था, डी यहाँ पे डाउन्स, ए बी सी डी, ई यहाँ पे है सब सहारा, या फिर आप इसको सहारा डेजर्ट भी कह सकते हो। तो ये हो गए सारे मार्क। चलो आगे देखते हैं। अब नेम द शिपिंग कैनाल बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, तो ये एक्चुअली वो सेम ही आंसर्स हैं। पनामा कैनाल है जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में है। तो बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ जर्मनी, तो ये फ्रैंकफर्ट है। इंटरनेशनल ट्रेडिंग पोर्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, तो ये है हांगकांग, साउथ ईस्ट एशिया कह रहे हैं इसलिए हांगकांग लिख रहे हैं हम।
फिर डी कह रहा है नेम द एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जो ऑस्ट्रेलिया में होती है, वो है डाउन्स। नेम नोमैडिक हर्डिंग जो नॉर्थ अफ्रीका में, तो वो है सब सहारा और सहारा डेजर्ट भी कह सकते हो। लार्जेस्ट कंट्री ब्राजील, साउथ अमेरिका में है। इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में है, ये है सिडनी पोर्ट। अब ये पॉलिटिकल मैप दिया हुआ है इंडिया का, आपको 5 जगह लोकेट करनी है। नॉर्दर्न मोस्ट सी पोर्ट ऑन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, तो अगर हम वेस्टर्न कोस्ट की बात करें तो कांदला। कॉपर माइन जो राजस्थान में है वो है खेतरी। मार्केट बेस्ड ऑयल रिफाइनरी जो कि बिहार में लोकेटेड है वो है बारानऊ। स्टेट जिसकी सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है अरुणाचल प्रदेश। लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है, ये ना आपको मार्क भी करने हैं मैप में, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ तो वहां पे भी मार्क करने हैं अभी हमको। तो लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट है आपकी कर्नाटका। ये एक बार देख लेना, मैं कर्नाटका, ये मेरे अकॉर्डिंग तो लार्जेस्ट, बट फिर भी एक बार मैं श्योर नहीं है तो एक बार ये चेक कर लेना कि कर्नाटका ही है। एंड इंटरनेशनल पोर्ट ऑफ केरला, इसका नाम है तिरुवनंतपुरम। ये तो साफ साफ लिख देती हूँ मैं जरा, तिरुवनंतपुरम। साफ भी इतना कोई साफ नहीं है बट फिर भी। स्टेट विद हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन तो वो है गोवा। नेम द नॉर्दर्न मोस्ट सी पोर्ट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ये वही सेम ही क्वेश्चन हैं जो ऊपर अभी हमने डिस्कस किए हैं, तो ये आपको यहाँ पे मार्क करने हैं। आई डोंट नो ये आपको पेपर में मार्क करने को आएगा कि उन्होंने यहाँ पे गिवन पॉलिटिकल मैप लोकेट एंड लेबल, अच्छा इन्हीं 5 करने थे, इसमें तो हमने काफी सारे कर दिए, सारे ही कर दिए शायद, 3 4 5 6 7 दिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 दिए थे, 5 ही करने थे आपको, कोई भी 5 कर सकते थे। तो आपके 7 में से कितने ठीक हुए हैं ये मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैप वर्क कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, ये इस पे आपको मार्क करने पड़ेंगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को डेफिनेटली क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। कोई सजेशन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ड्रॉइंग।